In the last class, we were discussing about multilateral agreements. आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग प्लूरिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स. अब वो क्या होता है? बेसिकली a plurilateral agreement is a multinational legal or trade agreement between countries. In economic jargon, it is an agreement between more than two countries but not a great many. जैसे multilateral agreements में बहुत सारे countries involve होते हैं, यहाँ पे two or more होता है लेकिन सारे नहीं होते. So what is the difference between a multilateral and a plurilateral? Multilateral negotiations में क्या होता है? उसमें इन्वॉल्व होता है ऑल WTO कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. जितने भी WTO के कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो सारे इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन प्लूरिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में इट विल इन्वॉल्व सर्वल कंट्रीज विद अ कॉमन इंटरेस्ट बट डू नॉट इन्वॉल्व ऑल WTO कंट्रीज. नेसेसरली नहीं है कि सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो, जिनका कॉमन इंटरेस्ट होगा वही इसमें ज्वाइन करेंगे. दिस plurilateral trade agreements are concerned basically in to four things. पहला है public procurement, दूसरा है trade in civil aircraft, तीसरा है international dairy products, चौथा है national meat and meat products. Coming with the first one, public procurement. As per public procurement, the new agreement expands in the following manner. सबसे पहले इसका की फीचर है इज दैट द फॉरेन सप्लायर्स एंड फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी गिवन नो लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट देन नेशनल सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी फॉरेन सप्लायर्स एंड फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को भी हम लोग फेवरेबल ट्रीटमेंट देंगे. आगे क्या था? लिमिटेड नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स था, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू अग्रीमेंट वो एडिशनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल, रीजनल स्टेट्स, कैंटोन्स एंड सम अदर केसेस लार्ज मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज को भी इन्वॉल्व कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है. दिस एग्रीमेंट विल इंक्लूड प्रोक्योरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज एज वेल एज प्रोडक्ट्स. इसमें न्यू कंट्रीज इन्वॉल्व हुए हैं. कमिटी फॉर्म हुआ है ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ WTO. जनरल काउंसिल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड प्राइवेट पार्टीज विल बी एबल थ्रू द नेशनल कोर्ट्स टू चैलेंज वायलेशंस ऑफ द कोर्ट बाय पार्टीज टू द एग्रीमेंट. सेकेंड पार्ट है हमारा ट्रेड इन सिविल एयरक्राफ्ट. इट इंक्लूड्स द एलिमिनेशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन ऑल एयरक्राफ्ट, the imposition of strict regulations to cover government directed procurement of civil aircraft, and the establishment of committee for future disputes. The third part is international dairy products. It seeks to improve international cooperation in the dairy product sector, commits itself to assist in economic and social advancement of developing countries, and establishes an international dairy council under the guidance of WTO. And the last one is international bovine and meat products. इसका पहला एम है to improve international cooperation in the meat product sector and establish a council under the guidance of WTO. यहाँ पे जितने भी agreements होंगे under WTO होगा, so that they can refer and settle the disputes as per its requirement. So basically the difference between multilateral and unilateral, plurilateral is that multilateral में क्या होता है, जितने भी organizations negotiations कर सकते हैं, जितने भी WTO contracting parties हैं. लेकिन plurilateral trade agreements में क्या होता है, it involves several countries only with a common interest, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारे पार्टीज को इन्वॉल्व करे जो WTO में है. With this we come to the end of part 10. We'll move to part 11. Regional economic groupings. रीजन वाइज क्यों हम लोग को इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स करना चाहिए, क्यों, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है,
उसका हिस्ट्री, फॉर्म्स, प्रेजेंट पोजीशन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स? पहला मेन एम है टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी टू इंप्रूव और टू इंक्रीज द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। वहां के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, जो वहां by providing them with greater choice both as producers and consumers, यानी उनको हम लोग मौका देंगे to choose, so both as producers and consumers, so that they can improve their quality of life. What are the different forms? क्या forms हैं उनके? They are major of 5 different forms. Sir. Yes. Sir, आउ थरे कौन सेटा? Introduction part. आज्ञा सर। Okay, ठीक है। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स का मेन ऑब्जेक्टिव है टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी इंप्रूव और इंक्रीज द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ दैट रीजन। वहां के लोगों का लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करना कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग देम ग्रेटर चॉइस बोथ एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। वहां पे उनको जब चॉइस मिलेगा, दे कैन चूज द बेस्ट फॉर देमसेल्व्स। इस तरह वो अपना लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव कर पाएंगे। दे कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये ग्रुपिंग्स कितने प्रकार के हैं? देयर आर 5 मेजर टाइप्स: प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी। प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट में where the member countries lower barriers to imports of identified products from one another. Sir, your voice is breaking, sir. It's not audible. Voice is breaking, sir. Not audible. It's audible? No, sir. हेलो। नहीं। हाँ, नहीं आ रहा है। सर। आ रहा है सर, आ गया प्रेजेंटेशन हो रहा है। हो रहा है सर तक। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रीजनल ग्रुपिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर टाइप्स, जिसमें था प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी। जिसमें से पहला तो आई हैव सेड, द थर्ड वन इज कस्टम यूनियन। यहाँ पे क्या होता है? द मेंबर कंट्रीज फॉलो कॉमन पॉलिसी इन रिगार्ड टू देयर ट्रेड विद नॉन मेंबर्स। जितने मेंबर्स होते हैं वो लोग एक कॉमन पॉलिसी बनाएंगे और वो लोग उसी को फॉलो करेंगे नॉन मेंबर्स के साथ डील करने के लिए। कॉमन मार्केट, जहाँ पे where the region becomes a common market for all factors of production, which includes labor, services, and capital. The last part is economic community, where the member countries follow common policies in all economic matters. ये different forms हैं of
रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स का प्रेजेंट पोजीशन देखो चार्ट में दिया है। मेजर एजेंसी का क्या लॉन्च हुआ था, मेजर कंट्रीज क्या क्या है, टाइप ऑफ अरेंजमेंट किया है उसमें। सर आपकी आवाज ब्रेक कर रही है सर, अगर रिपीट दोबारा कर देते इस टॉपिक को सर। अब ऑडिबल है? साउंड ब्रेक कर यस रहा है। सर। अभी भी सर प्लीज सबको बोलिए कि आपने अपना माइक ऑफ नहीं कर सर। दिया, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। चेक कर रहे हो। Miss Preeti, can you switch off the mic, please? Miss Preeti, switch off your mic, please. In this table, major existing regional trade arrangement. तो हमारा जो material, so what are the rationale behind this? सर आवाज अभी भी आवाज सर ब्रेक कर रही है सर, आपकी सबकी म्यूट है सिर पे। हाँ हेलो, हेलो सर। सर आई थिंक आपका इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। जब भी आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो कट जा रहा है आपका आवाज। हेलो सर। तो यहाँ शॉर्ट कर रहा है। यस सर। शॉर्ट कर रहा है। Am I audible now? Is it clear? यस सर, Yes, अभी that's क्लियर good. आ रहा है। Please go ahead. यस सर। इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स का मेजर कंसर्न या ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ द पीपल, इंप्रूविंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल विद इन द रीजन। यह है इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा वो और क्या ध्यान में रखें? पहला है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड response to slow progress of global liberalization, and the last one is demonstration effect. Masood, read the political objective. ये सारे पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कैन गो थ्रू इट। मसूद पढ़ दो जरा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। आकाश सर सर read out political objective. Political objective पढ़ लो। Basic motive behind Political formation objective. of the anyone is reading? may I? Yes, please carry on. Carry on. The basic motive behind formation of the European Union was political. That is to avoid future conflicts between European nations after the two world wars. The West European countries, who had paid a very heavy price during the First and the Second World War, had, after considerable deliberations, decided to seek political unity through economic route. With the support provided by USA under the Marshall Plan, they decided to form the United Community by surrendering their individual national sovereignties to a regional body on trade and economic matters. This gave birth to European Common Market to start with, and now the countries are moving towards political and economic union. Response to slow progress of global liberalization. One of the factors that has contributed to formation of economic group with emphasis on removal of mutual trade barriers can perhaps be traced to the dissatisfaction at the relatively slow progress at international level of attempts at liberalization of international trade. जैसे हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे अबाउट लिबरलाइजेशन, व्हाट वाज द टेक्निक और व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड लिबरलाइजेशन? गवर्नमेंट का क्या रूल था, क्या ऑब्जेक्टिव था टू मेक थिंग्स लिबरल? सर छूट दे देना चाहिए सबको, मतलब थोड़ा कुछ छूट दिया गया था उनको बिजनेस
की पर्पस में? क्यों? To increase Why? the What was the FDI. reason? क्योंकि ग्लोबली उनको डेवलप करना था कि हर नेशन को ग्लोबली डेवलप करना था, इसीलिए उनको छूट दिया गया। ओके, लेकिन उस प्रोसेस में क्या हुआ, बिकॉज देयर वाज अ वेरी स्लो ग्रोथ, ये लोग क्या रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स फॉर्म किए ताकि वो लोग थोड़ा स्पीडअप कर सके अपने ग्रोथ को। बिकॉज ग्लोबल लिबरेशन का प्रोसेस बहुत स्लो जा रहा था, ग्रोथ अचीव नहीं हो पा रहा था, टारगेट्स वे नॉट अचीव्ड, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। नेक्स्ट है रीजन इनिशिएटिव्स, जहां पे बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर रीजन जिसका डिमांड की वजह से दे फॉर्म्ड अ ग्रुप, जैसे देयर टू बी अ फीलिंग अमंग कंट्रीज रीजन। आपको रीजन को डेवलप करना है, आपका सबका मोटिवेशन है कि यू शुड गो, तुम खुद उस रीजन से हो, तुमको उसको डेवलप करना चाहिए। यू पुल टुगेदर लीडर्स सो दैट दे कम विथ यू फॉर्म दिस ग्रुप। इससे वन प्लस पॉइंट क्या होगा, जब आप एक ग्रुप बना के काम कर रहे हो, यू फॉलो सर्टेन पॉलिसीज, और जो नॉन मेंबर्स हैं उनके साथ आप डील करके यू कैन अर्न प्रॉफिट। So this was one of the reasons. Next one is demonstration effect. This was done to improve the bargaining power. When they noticed that development towards हेलो सर, हेलो सर, हेलो, हाँ सर, आपका आवाज ज्यादा ही ब्रेक कर रहा है सर, नहीं सुनाई दे रहा है बिल्कुल। हाँ, जस्ट 1 मिनट। ओके सर। Now we were discussing demonstration effect. इसमें क्या होता है, it was to improve their bargaining power when they noticed that development towards formation of groupings were taking place in other regions. जब वो देखे कि other regions में development हो रहा है by forming groups, they started or they planned to form groups. तो छोटे छोटे regional economic groupings वो form करने लगे ताकि उसका benefits वो ले सके। बेनिफिट्स कौन लेगा? ओनली द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। वो लोग कॉमन पॉलिसीज बनाएंगे और बाहर वाले नॉन मेंबर्स के साथ, बाहर वालों के साथ वो डील करेंगे ऑन अ प्रॉफिट फुट। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स व्हाई रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स में फॉर्म्ड। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हाँ सर, जैसे जो ये ग्रुप्स होते हैं, क्या इन पे कोई लीगल बाइंडिंग होती है या हाँ, कोई मतलब ऑब्वियसली लीगल रेगुलेशंस? ना रूल्स रेगुलेशन तो इनको सारे फॉलो करने पड़ेंगे। दे कैन नॉट डू ट्रेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश।
दे पॉलिसी शुड बी अप्रूव, लीगल होना चाहिए, सारे लीगल टर्म्स कंडीशन फुलफिल करेंगे, देन दे कैन डू बिजनेस. And there is some government organization to monitor these also. Yes, obviously. Okay. Now, what will be the impact of this regional economic groupings, particularly to non-members या फिर जो members होंगे उनके लिए क्या होगा, ये क्या impact थ्रो करेंगे? पहला है trade diversion, second है trade creation, फिर terms of trade effect, economies of scale and ease of entry, merger and acquisition, increased competition, reduction in marketing cost, impact of FDI flow. As we discussed now, just वो लड़की जो डाउट पूछी थी related to it, ये लोग जब फॉर्म करेंगे ग्रुप, obviously it will impact to the group members also and to the non-members also in the form of trade diversion. They can increase their trade, diversify their trade, they can create trade creation, टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट्स जो लोग खुद डिसाइड करते हैं, अपने मेंबर्स मिलकर डिसाइड करेंगे क्या इफेक्ट होना चाहिए, डिमांड ग्रोथ, सप्लाई ग्रोथ सब डिस्कस करेंगे, कैसे उसको फुलफिल करेंगे. इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इजी ऑफ एंट्री, कैसे वो लोग बेनिफिट ले सकेंगे जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे. मर्जर एंड एक्विजिशन हम लोग लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन. देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग द मेंबर्स विद इन द ग्रुप, आउटसाइड द ग्रुप, और अगर हेल्दी कंपटीशन होगा ऑब्वियसली मार्केट विल ग्रो, it will try to increase the share in the market. Reduction in marketing cost, जो कि हम लोग को पता है, हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो मार्केटिंग खर्चा थोड़ा बचा सकते हैं जिसका बेनिफिट सबको मिलेगा. दिस विल हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट विच विल इंक्रीज योर प्रॉफिट्स. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दे आर गोइंग टू यूज फॉर डूइंग बिजनेस. पहला है प्रोडक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, इट इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स. सेकेंड है मार्केट सेगमेंटेशन, उसके बाद है एंट्री, फिर है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, फिर एफडीआई स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी होता है द पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाउ दे आर गोइंग टू कंडक्ट बिजनेस एंड हाउ दे आर गोइंग टू डिवाइड द रीजन इनटू डिफरेंट पार्ट्स. पहला है प्रोडक्ट वाइज. पहले स्ट्रेटेजी में वो क्या बोलते हैं, इफ यू फॉलो प्रोडक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वी कैन डिवाइड द रीजन इनटू प्रोडक्ट पार्ट्स, ग्रुप पार्ट्स. फॉर एग्जांपल, clear identification of items that are likely to be consumed to be imported from third countries. कौन सा प्रोडक्ट कहां से लाएंगे वो डिसाइड करेंगे. By each grouping should be made an appropriate strategies both at national and firm level for effective marketing of such items. अगर आप इंपोर्ट करके ला रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट ला रहे हो, उसको कैसे मार्केट करोगे, कैसे बेचोगे ताकि आपको प्रॉफिट होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब सभी को क्लियर सुनाई दे रहा है? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. And explanation in हिंदी चलेगा तो सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. जी sir. Yes, sir. ठीक है, म्यूट योरसेल्फ. नेक्स्ट आता है मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी. सेगमेंटेशन माने डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सब पार्ट्स, रीजन वाइज में. फॉर एग्जांपल, द कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ कंट्री वाइज मार्केट सेगमेंटेशन may need to be replaced by region wise. आगे क्या होता था, ट्रेडिशनल पैटर्न में कंट्री वाइज हम लोग सेगमेंट करते थे, अब वो लोग क्या बोलते हैं, रीजन वाइज करने से हम लोग को ज्यादा बेनिफिशियल होगा. फिर आता है एंट्री स्ट्रेटेजी, कैसे एक पर्टिकुलर मेंबर उस ग्रुप को बिलोंग कर सकता है, एंटर कर सकता है. कंसीडरिंग द फैक्ट दैट in a regional grouping, when a product enters one country, it can be reached to other countries within the grouping with practically no restriction after the first point of entry. अगर प्रोडक्ट एक बार एंट्री कर चुका है, उसको आगे मूव करने के लिए और कोई रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं करेंगे. फिर है स्ट्रेटेजिक अलायंस. एनीवन हु वांट्स टू से अबाउट स्ट्रेटेजिक अलायंस, वो क्या होता है? What is strategic alliance? शिवानी? सर अलायंस होता है बेसिकली कुछ कंट्री के बीच में, जैसा अभी एक एग्जांपल है ब्रिक्स, जिसमें 5 कंट्री हैं, उन लोग के बीच में क्या हुआ है कि ट्रेडिंग रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक अलायंस हुआ है. तो अभी जैसा चल रहा है. स्ट्रेटेजिक अलायंस से फायदा क्या होगा? व्हाट विल द बेनिफिट? एक क्या है ना सर,
मूवमेंट ऑफ गुड्स रहेगा, उसमें लिबरलाइजेशन ज्यादा रहेगा, बैरियर्स नहीं रहेगा, और आपका एफडीआई भी इन्फ्लुएंस होगा। कंट्री भी चाहेंगे उससे लोन भी ले सकते हैं, जैसा ब्रिक्स में होता है, सारे Yes. कंट्री कंट्रीब्यूट करते हैं, और इससे कोई इससे एक मेजर फायदा क्या होगा, वी कैन इंक्रीज द मार्केट साइज। जब हम लोग क्रॉस Yes, sir. बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में जाते हैं तो हम लोग का मार्केट साइज एक्सपैंड हो जाता है, एंड व्हेन यू हैव अ गुड मार्केट साइज यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स एंड अर्न मोर प्रॉफिट्स। एंड द लास्ट वन इज एफडीआई स्ट्रेटेजी, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एफडीआई स्ट्रेटेजी, formation of regional groupings has undoubtedly been one of the significant developments that has taken place in global economic scenario since the end of Second World War. Regional groupings take several forms ranging from simple preferential trading arrangement to the most comprehensive economic community in between fall free trade area, custom union and common market. Many factors seem to have contributed to the formation of regional groupings, जो हम लोग already discuss कर चुके हैं. That includes your political objective, response to slow progress of global liberalization, regional initiative, and demonstration effect. Then we discussed about its impact. क्या क्या impact हो सकता है? It includes trade diversification, trade creation, terms of trade effect, economies of scale, merger and acquisition, increased competition, reduction in marketing cost, and impact of FDI. अब फिर हम लोग डिस्कस किए रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करती है। प्रोडक्ट वाइज है मार्केट सेगमेंटेशन, एंट्री स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस एंड एफडीआई। In the next part of this block, there are different commodity agreements which have to be read out by yourself only. इसमें मुझे कुछ समझाने का नहीं है, जैसे रबर एग्रीमेंट, शुगर एग्रीमेंट, टिन एग्रीमेंट, कोका एग्रीमेंट, कॉफी एग्रीमेंट, ऑलिव ऑयल एग्रीमेंट, व्हीट एग्रीमेंट, ये सब कॉमोडिटीज का जो एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था, कौन कौन मेंबर्स हैं, कैसे उसको ट्रेड करते हैं, दैट हैज बीन गिवन इन योर नेक्स्ट चैप्टर। आई जस्ट सम अप दिस चैप्टर बिकॉज इसमें कुछ भी समझाने के लिए नहीं है, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। द शेयर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, ये हिमानी सर इस यूनिट में से इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो वो टिपिकली पॉइंट आउट करेगा कि अगर रबर एग्रीमेंट को एक्सप्लेन करो, या बोलेगा कोई से भी हाँ तीन हाँ चार? नहीं शॉर्ट नोट्स में वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट मेंशन करेगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस। ओके, आप लिखिए, आप जब प्रिपेयर करोगे एग्जाम्स के लिए, मेक श्योर कि लास्ट 4-5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लेना, बिकॉज उनका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन प्राय वैसे रहेगा, यू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू इट। Okay, sir. And believe me, in your first year you all have all papers are theory, so somewhat it is of boring type theory. We cannot help it. हमारे syllabus में ये जो theory portion है, सारे papers 1 to 6 सारे theory हैं। Yes, आपका sir. एक तो भी practical part नहीं है MCOM फर्स्ट ईयर में। आपका सर सेकेंड practical ईयर में paper है, सेकेंड ईयर में 2 पेपर प्रैक्टिकल है, सेकेंड ईयर में 2 प्रैक्टिकल पेपर है। दिस इज द रीजन यू पीपल आर फीलिंग बोरिंग दिस क्लासेस। मेरे क्लासेस 3 क्लासेस में देख रहा हूँ, तुम लोग को इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि पूरा थ्योरी पेपर है। सब थ्योरी सबू थ्योरी अच्छी, यू डोंट हैव अ प्रैक्टिकल पेपर इन द फर्स्ट ईयर। यस सर। सर सिलेबस सर स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट तमे पाइबो, यू कैन आल्सो डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। आउ सिलेबस टा टोटली जेते की ब्लॉक दिया जी सेट आउची सिलेबस, जेते की चैप्टर से दैट इज सिलेबस, दे कैन गिव एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी चैप्टर। आज्ञा सर। सर स्टडी मटेरियल को आप रे डाउनलोड करछंदी? इग्नू आपने देखी तो नॉलेज I have shared the link in the chat box for e-content. Okay, so they can use that. Okay, I'll continue. Mute yourselves. Yes, the sir. share of primary products in international trade has steadily declined. Consequently, the share of developing countries in world exports has also declined. Primary products of interest to developing countries face instability in export price, export volume, and foreign exchange earnings. This adversely affects developing countries' balance of payment, revenue, and production structure. The net barter terms of trade
between primary products and manufacturers has experienced secular decline, leading to substantial loss in earnings of developing countries. The UN and its organ, UNCTAD, has taken substantial work on commodities. Further, they have attempted to find solutions to instability. क्योंकि इतना instability हो रहा था, they have tried to find out solutions by entering into agreements. Different products का वो agreements बनाते हैं. The international commodity agreements are considered to be effective means of stabilizing prices. Products का agreement बनाने का एक main reason है to stabilize the prices. These agreements use buffer stocking, export quotas, and price ceiling as instruments. There are few commodities on which agreements have been signed. Success of these commodities is not considered to be high. Common Fund under Integrated Program on Commodities have been established in 1985 only to provide research and development facilities. इस एग्रीमेंट में उन्होंने 7 प्रोडक्ट्स को लिया है. वो एग्रीमेंट्स क्या क्या है? इंटरनेशनल रबर एग्रीमेंट, इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट, इंटरनेशनल टिन एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कोका एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कॉफी एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल व्हीट एग्रीमेंट. जस्ट टू रिकैप, ये सारे एग्रीमेंट्स किया गया है टू स्टेबिलाइज प्राइसेस, ताकि जितना भी फॉल है इन द मार्केट वी कैन increase our growth and profit in this particular way. In the last block of this unit we have international financial institutions, जहाँ पे तुम्हारा I think इसमें है assignment में है IMF है, World Bank है, different institutions दिया गया है, उनका functions दिया है. We'll start with one by one IMF. किसी को कुछ बोलना है regarding IMF? They can say, they can add on. IMF. Sir, IMF, it was, it is related to the Great Depression of the 1930s. Like, उस time को जब there was a depression in which all the major economies of the world, especially the European business market and the American market, were totally crashed on. At that time, there was a need of a fund that would help these economies to sustain in the market and bring back those again in the competition. So Right. उस time को it was formed by an agreement with all the major European forces and the American economy regarding various rules and regulations of trade and managing those trade regulations. And it was formed at Washington DC, I guess. कब हुआ था? कब फॉर्म हुआ था? It कौन से was- ईयर में? 19 39 or 39 or 29. 45 I guess. It's 44. 44 हाँ? Four. हाँ. Yes. अच्छा, what are the objectives of IMF? क्या था objective? To give funds ensure to the the monetary required stability nations. among all the nations. one minute एक एक करके बोलो. एक एक करके बोलो. to give Akash? funds to the required nations, Okay. and when there is what minute, sir? To ensure To the promote monetary- stability among the nations, to meet out the adverse balance of payment. पहला फंक्शन है उसका to formulate and administer a code of conduct regarding exchange rate policies and restrictions on payment for current account transactions. जैसे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिस्कस किए थे, अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए दे आर फॉर्मुलेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट. सेकेंड था उनका फंक्शन टू प्रोवाइड मेंबर्स विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे आकाश ने कहा है, टू हेल्प देम विद फंड्स है. थर्ड है टू प्रोवाइड अ फोरम इन विच द कंट्रीज वुड कंसल्ट विद वन अनदर टू कोलैबोरेट ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी मैटर्स. और कुछ जिसको ऐड करना है दे कैन ऐड. IMF. यस मसूद. सर लास्ट पॉइंट ये है अभी के इकोनॉमिक सिचुएशन में जैसा देखा गया है, IMF एक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का रोल प्ले कर रहा है. बहुत सारे कंट्रीज को फंडिंग दे रहा है. जैसे पैंडेमिक के चलते ही बहुत इकोनॉमिक क्रैश डाउन हुआ है. जैसे RBI का फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट,
एक बैंक को जैसा आरबीआई बचाता है लास्ट में, जैसा यस बैंक को देखा गया है, तो आईएमएफ भी कंट्रीज का इकोनॉमी बचाता है। तो शायद मटेरियल्स में नहीं दिया है, मैं एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ। नहीं, इट इज अ गुड पॉइंट, बिकॉज तुम लोग जब भी आंसर्स लिखोगे प्रेजेंट सिनेरियो को देख के लिखोगे, तो इट्स बेटर टू ऑलवेज बी अपडेटेड। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव्स क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक? To provide loans and monetary help to the poorer or developing countries. Yes. ये सब तुम लोग पढ़े हो बिजनेस एनवायरनमेंट में +3, राइट? डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस था तुम लोग का +3 में। Yes sir. और क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? पहला था फाइनेंशियल ऑपरेशन, एज यू हैव सेड। सेकंड, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम्स, वो हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस। फिर कुछ अदर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है, जैसे स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोग्राम है, रिसर्च प्रोग्राम्स वगैरह में इंक्लूड करते हैं। दे हेल्प देम सो दैट दे कैन फ्लरिश। और कुछ एनीवन वांट्स टू ऐड? एक और पॉइंट है सर, रीडेवलपमेंट। यस, I'll give an example. There was a time when the African countries में जब एक डिप्रेशन हुआ था, जिसमें केनिया, जिम्बाब्वे एंड वेनेजुएला, जो वेनेजुएला में जो क्राइसिस हुआ था, at that time the World Bank played a very vital role in reconstructing those areas once again from ground zero. Like वेनेजुएला में जब वो डिजास्टर हुआ था, that Venezuela started right from zero, and then it was actually IBRD, not World Bank. उस टाइम को World Bank नेम नहीं था, so that helped a lot in reconstructing. Like totally funding तो अलग है, it totally reconstructed all the major important economic developments and all the other regulations also World Bank ने दिया, as a result of which it again flourished back. So I think redevelopment पूरा जीरो से स्टार्ट किया, पूरा they started right from zero. Even the Venezuela started from negative, I can say, because Venezuela was totally shattered जब वो क्राइसिस आया था। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? IFC 1956। यस। व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स? वो ऑलरेडी है तुम लोग के पास। कैटालिटिक प्रिंसिपल, बिजनेस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल कंट्रीब्यूशन। IFC should seek above all to be a catalyst in helping private investors and markets to make good investments. It should function like business in partnership with private sector and take some commercial risks, so that its funds, although backed by public sources, are transferred under market disciplines. Then we have, it should participate in investment only when it makes a special contribution that supplement or complements the role of market operators. Then we have International Development Association, which was formed in 1960. Then है अपना रीजनल डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। एरिया वाइज जो बैंक है, जो सेटअप हुआ है रीजनल बैंक्स, वो हेल्प करता है फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। फिर छोटे मोटे और सब पॉइंट्स है, जैसे इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। इनका मेन तुम क्या करोगे, कब फॉर्म हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्या था, इन फंक्शंस क्या था। These are the few things you will go through this block. With this we come to the end of block 3. Block 4 तुम्हारे लिए इसलिए इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज तुमने ये सब पढ़ा है बिजनेस लॉ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबको को याद है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? Yes sir. Yes sir, 1987. What? 1972. 1872. Okay, we'll take a break of 5 minutes. We'll come back and start with block 4. ठीक है? सर एक बात है। हाँ बोलो। सर मैं अभी से पहले भी मैंने किया था। एक तो पहले मैं आज ज्वाइन ही नहीं कर पाया फॉर द 10 मिनट्स, एंड जब मैं अभी ज्वाइन किया हूँ ना, तो मेरे कोई भी मैसेजेस जा नहीं रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में, तो मैं अपना अटेंडेंस भी दे नहीं पा रहा हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आई हैव ऑलरेडी मेल्ड यू। अरे मुझे भेजने से कुछ नहीं होगा, तुम रीजनल सेंटर में भेजो। वो कहाँ से भेजूं, कैसे भेजूं? अरे ऑनलाइन में देखो, मैं खाली काउंसलर हूँ तुम लोग के इस पेपर के लिए, मेरा कोई रोल नहीं है। तो अटेंडेंस का मतलब कौन, मतलब ये अलग है? हाँ रीजनल सेंटर में जाएगा वो। मैंडेटरी आई थिंक नहीं है अटेंडेंस। अगर हम लोग अरे भाई, तो वेल एंड गुड। अरे मसूद वो ज्वाइन किया तो क्यों अटेंडेंस नहीं देगा?
ना सर, हम लोग Join ज्वाइन किया। करें तो बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड रहता है ना। ओके ओके, आई विल कम बैक इन 5 मिनट्स, तुम लोग डोंट डिस्कस, ठीक है, वेट करो। मेरा अटेंडेंस मुफ्त का गया। ये देखो इनका मैसेज आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, लिखा आ रहा है फेल टू सेंड, पता नहीं क्या ही लिखा है। तो अपडेट नहीं है क्या तुम्हारा? अरे आकाश भाई पूरा अपडेट अछि। मु अच्छा। से कहला परे मु निजे ही आउथरे प्ले स्टोर चेक करिक देखली, तापते भी जमा आसुनी। माने मु स्क्रीनशॉट नहीं है जे ठीक माने मे बी किछि ये तेरे प्रोब्लेम थिबो। मु माने एटा नेटवर्क एक्चुअली जेटी वेदर टे खराब अछि तो ता सहित हेले भी मु तो एटी जॉइन करि पड़ती ना। विदाउट आगो मु एक्चुअली जॉइन करि पड़ली। परमिशन तो जदी रेस्ट्रिक्टेड थिबो, आज्ञा तम जो ऐप रो जो गुडा परमिशन दरकार, तमे जदी किछि परमिशन ताको रेस्ट्रिक्ट कर देथिबो, सेही केस रे भी तमर मेसेज आसीबो नाही। तो काली जाए तो सर मु डेली अटेंडेंस दोतली ना, तो काली जाए तो जाउतले ना, आज ही केवल जाउनी। आज जाओ नि ताले अलगा काहू कोइ दंतो से टाइप Tell कर me दो your आपन को। enrollment number. मोर कोनोसी मेसेज जाउनी, नॉट ओनली दैट मु तापर एमटी ओटा रैंडम भी मेसेज पठेली, इट इज नॉट गोइंग थ्रू। अरे सब Tell me. कहउतंते पुरा हां कहि दियो मत, हां कहि दियो तांको, कहि दियो से ये कर देबे, टाइप कर देबे। 2000 नेम Yes. प्रॉपर नेम कहि दियो, रोल नेम आप देख लो, प्रोनो नेम का जो है वही रहेगा एंड अब उनका खाली एनरोलमेंट। मेरा एनरोलमेंट नंबर ले लो, 2000 Yes. 022 कोई एक, बाकी सब म्यूट कर लो। कौन लिख रहा है? 2000 हाँ 2000 6411 63 6411. 63। Okay. Thank you very much. 20011222075 मैम। 2000 6411 63 6411 63। Thank you very Your much. name, please. Who was telling me the next one? शिवानंद महांती मैम। 2001122। Yes, 20. 0 Yes. 11 22 075। Okay, done. Thank you. You're welcome. Excuse me, sir. Hello. हेलो। Yes, sir. Sir, I just started written my assignment. क्या आप देख करके बता सकते हैं कि मतलब इसे बना सकते हैं या नहीं? हेलो। हाँ बताइए, देखिए। 1 second. तो ये देखिए, ये वाला जो पेज है, मुझे गूगल पे सर्च करी थी तो ये मुझे मिला था कि ऐसे मतलब फास्ट पेपर को ऐसे लगा सकते हैं हम, और उसके बाद ये लगा सकते हैं, और मैं लिखना ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ। ये क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आंसर ऐसे सब। आप बोले थे कि A4 पेपर में ऐसे बना सकते हैं ना? हाँ, एवरीथिंग इज ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। ओके, थैंक यू सो मच सर। Just write the number of pages you have used at the end. I have already written that. Look. But as you have asked about assignment, one thing you should make sure that you should not copy the book entirely. It should be your reproduction. It should not be a copy. Sir, गोटे जिनस पचारियार थिला, जो असाइनमेंट रे हमें केस स्टडी दे परिया, लाइक एग्जांपल तोर रे
You can virtually give anything, whatever you feel right. अच्छा, There is no hard and fast thing. ठीक है सर। Hello, 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 sir. Yes, please. Sir, I'm Himani Yadav. तो मेरे को पूछना था कि असाइनमेंट के जो पेपर रूल्ड शीट है वो एक्सपेरिमेंट वाला 22x28 इंच वाले पेपर हो सकते हैं या इट हैज टू बी A4 साइज? Normally it should be A4 size, but at the same time that is मतलब वो इतना ये कंपलसरी भी नहीं है, कोई दे देता है तो इवैल्यूएटर्स उसे इवैल्यूएट कर देते हैं। ओके ओके, मतलब एक्चुअली सर जो भी अभी अवेलेबल है जैसे IB1 फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए अगर ये यूज कर ले और सेकंड थर्ड सब्जेक्ट से A4 साइज शीट यूज कर ले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा अलग अलग इवैल्यूएटर के पास जाएगा, एक इवैल्यूएटर के पास थोड़ी जाएगा। ओके, एंड सर PDF में ही देना होगा इसको भी या अभी जैसे खुल गया है? आपके लिए PDF नहीं है, आप तो दिसंबर में एग्जाम अपियर करोगे ना, अभी जी हाँ जी, हाँ जी, अगस्त सितंबर में आपको हार्ड कॉपी देना होगा। ओके 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 सर, ठीक है फिर सर। हाँ जी सर ଅଗଷ୍ଟ ହାର୍ଡ କପି ବୁକ୍ ଆସିଥିବ ସर? बुक पळे आसीबो एई गोटे मास गोटे माने जो टाइम रे खोलिबो आपनकर येटा लॉकडाउन टा तापर बही गोटे मास भीतर पळे जेबो। आज्ञा सर, लॉकडाउन खोले बही सर हमर क्लास के तो केमती हबो? क्लास होउची बरा आज्ञा सर जो क्लासेस रूम क्लास हबोनी सर रूम क्लास कथा पचाउची? No face to face mode class. This is the only class will be provided. Sir is there, so over to sir. Thank you, sir. सर एक्सक्यूज मी सर, तुम कौन से सर को पूछ रही हो हिमानी, मुझे कि सर को? the one who is taking the class as in। अच्छा, मैं बोलो क्या हुआ? हाँ जी, आई वांटेड टू नो कि जैसे हमारा जनवरी बैच है तो बुक्स अभी मेरे पास आई नहीं है MCOM की, तो लैपटॉप से थोड़ा जैसे दिक्कत होता है, ऑनलाइन प्रिंट भी निकाला है तब भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। तो जैसे अभी तो पोस्टल सर्विसेज भी एक्टिव है तो बुक्स अभी मिलेंगी हमें कि नहीं? आई एम फ्रॉम पुणे में हूँ मैं। I would like to answer this sir. Actually postal services एक्टिव हैं, बट उनके पास जो आ गया था सामान वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नया सामान वो लोग उठा नहीं रहे हैं अभी तक, तो जब उठाएंगे तब यू विल बी गेटिंग योर बुक्स। So it is the class. Let us sir take the topic. We can discuss afterwards. Okay sir. Yes sir. Okay, mute yourself. We'll continue with the next topic. Okay. In this part we are going to discuss the legal framework of foreign trade, जहाँ पे सबसे पहले आता है Indian Contract of 1872. So what is the difference between a contract and an agreement? Now I am going to ask you questions, you have to answer because तुम लोग ये पढ़े हो। सर एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग नहीं होती है और कॉन्ट्रैक्ट में लीगल बाइंडिंग होती है। Anyone else want to add something? Every agreement is not a contract, but every contract is an agreement. Okay. I'm adding something to it. सुनो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए there are two essential elements. पहला agreement, दूसरा enforceability by law. All agreements are contracts. Only that agreement which is enforceable at law is a contract. An agreement which is not enforceable at law cannot be a contract. All contracts are agreements, but all agreements are not contracts, as rightly said by Nazrin. That means two important elements of contract will be, पहला agreement, दूसरा it should be
enforceable by law. So what are the different elements of a valid contract? पहला क्या है? First one कंसेंट है पहला. दो पार्टी होना चाहिए. Essential elements of a valid contract. सारे बीकॉम स्टूडेंट्स हो तो? जी सर. सर थोड़ा मिक्स हो गया ऊपर नीचे. तुम लोग पास कैसे हुए ग्रेजुएशन? पहले ऑफर मेक होना चाहिए. यस, वेरी गुड हिमानी. देयर शुड बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. पहला पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए. देयर शुड बी अ पार्टी टू ऑफर एंड अ सेकंड पार्टी टू एक्सेप्ट इट. व्हाट शुड बी द इंटेंशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? लीगल ऑब्लिगेशन. Yes, very good. The intention should be to create a legal relationship. Third is lawful consideration. What do you mean by consideration? So lawful consideration पूरा. There should not be any illegal activity going around. Yeah. Who said this? इन सेंस कि अगर हम फॉर एग्जांपल सेट कि अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि अगर तुम उसको मार दो तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, बट दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ये एक इलीगल वर्क है. Anyone who wants to add something? सर आसान भाषा में अगर समझाया जाए तो कंसिडरेशन मींस कुछ चीजों के बदले कुछ और करना, लाइक समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग. Yes, very good. Consideration means something in return. वो जरूरी नहीं है इक्वल हो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, जैसे बार्टर एक्सचेंज होता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्राइस, जहां पे हम लोग एक प्रोडक्ट सेल करें तो हम लोग को रिटर्न में पैसे मिलते हैं. फोर्थ पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. कैन ऑल द पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? नो सर. कौन कौन से नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट? माइनर, लुनाटिक, minors, persons of unsound mind, and persons disqualified by law to which they are the subject. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए यू कैन नॉट फोर्स समवन कि जबरदस्ती नहीं तुमको हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. देयर शुड बी अ फ्री कंसेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. दैट मीन्स consent between the parties agreed upon the same thing in the same sense. Consent कब free नहीं होता है? What are the 5 situations? Sir, question repeat. First, हम लोग का एक एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, द कंसेंट शुड बी फ्री. यानी सपोज मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो हम दोनों फ्रीली अग्री करना चाहिए उस चीज के लिए. ऐसे कौन से 5 सिचुएशंस है जहां पे कंसेंट फ्री नहीं माना जाता है? तुम लोग पढ़े हो इसको बीकॉम फर्स्ट ईयर में. डॉटर साथ मैरिज नहीं होना चाहिए. सर फॉर एग्जांपल डॉटर मैरिज. कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए. राइट. अनड्यू इन्फ्लुएंस. एक एक जन करके बोलो, मुझे सुनाई नहीं देगा. ओके मैं बोलता हूँ. बोलो. हाँ बोलो. कोर्सन वो क्या होता है? इट मींस जो आइडियाज जो होता है जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो जो दो पार्टीज के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग होता है, जो एक आइडियाज उनका फ्रेम होता है, तो दैट कभी कभी क्लैश कर जाता है. जो एक फोर्स होता है जो एक दूसरे को बाइंड करता है, दैट अफेक्ट्स फ्री कंसेंट. फिर एक पॉइंट था अनड्यू इन्फ्लुएंस जो इन्होंने बताया. फिर आता है सिक्योरिटी, लाइक कोई भी चीट करता है इजीली, द चांसेस ऑफ चीटिंग इंक्रीजेस. फिर एक आता है आई कैंट रिमेम्बर द टर्म, बट वो कुछ ऐसा था कि यू शो समथिंग और होता कुछ और है, लाइक रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाता है कभी कभार. लाइक अगर नहीं मिस्टेक, इसके बाद है मिस्टेक्स. द फिफ्थ वन इज मिस्टेक. फोर्थ वन इज आई थिंक ओके. द फर्स्ट वन इज कोशन. कोशन में क्या होता है? आप जबरदस्ती डरा के धमका के उस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते हो. सेकंड होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहां पे आप क्या करते हो, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आप उसको बोलते हो नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो.
थर्ड राइटली सेड फ्रॉड, चीटिंग करके उसको कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करते हो। मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट में बताते कुछ हो और करते कुछ हो। लास्ट इज मिस्टेक, अननोइंगली अगर कुछ हो गया तो उसको बोलते बाय मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। द सिक्स्थ एलिमेंट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। व्हेन यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल, यानी अनलॉफुल चीज में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज इट वोंट बी एक्सेप्टेड बाय द लॉ। उसके बाद है सर्टेनिटी, दैट शुड बी पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, वो होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड और लीगल, एंड लास्ट में लीगल फॉर्मेलिटीज। सो दीज आर बेसिकली 10 fundamental elements of a valid contract. Just a short recap what I said. पहला offer and acceptance, दूसरा intention to create legal relationship, तीसरा lawful consideration, फोर्थ है capacity of parties, जहां पे minors, unsound mind and disqualified persons contract नहीं कर सकते हैं। फिर free consent है, जहां पे 5 situations है जहां पे consent is not free। Then lawful object, certainty of meaning, possibility of performance, not declared to be void or illegal, and last is legal formalities. Then we have, as per your material, different classification of contracts. Now contracts can be classified into different categories as per validity, formation and performance. Validity contracts में आता है, as per validity में valid contract, void contract and void agreement. So what is a valid contract? सर जो एकदम पूरा, सॉरी ना यू से, ठीक है बोलो। सर आसान भाषा में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो जिस एकदम पूरा एकदम साफ सफेद हो, लाइक इट शुड हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगर इसमें से अगर एक आधा एलिमेंट अगर गायब भी हो जाता है तो भी दैट डजंट हैम्पर द कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट is legal and it can be enforced to the law. That's a valid contract. An agreement enforceable at law is a valid contract. An agreement becomes a contract when all the essential elements of a contract laid down in section 10 are fulfilled. What is a void contract? सर जैसे कानून कभी नहीं मानता है। तुम एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? मीनिंग बोलो। डेफिनेशन वही है ना सर, एन एग्रीमेंट दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, वही तो है। ओके, बिकॉज ऑफ सम लीगल फॉर्मेलिटीज उसके लिए वो कैंसिल हो जाता है, राइट? नेक्स्ट आता है वॉइड अग्रीमेंट। व्हाट इज अ वॉइड अग्रीमेंट? इंटेंशन ऑफ द एग्रीमेंट सही नहीं होगा। हाँ, इंटेंशन ऑफ द एग्रीमेंट फोर्स से ही वो गलत होता है। An agreement which is not enforceable by law by either of the parties, उसको void agreement बोलेंगे। Voidable contract. What is a voidable contract? जो पहले तो ठीक होता है बट मे बी मिडिल ऑफ द एग्रीमेंट और बाद में वो void हो जाता है। कोई by the कंडीशन पूरी option नहीं of होने पे। हाँ, by the option of either of the party. By the option of either of the party. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of the other. यानी कोई भी एक जन उसको voidable कर सकता है। Unenforceable contracts. सर सब सही चलता है लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो फिर रिजेक्ट मतलब लग जाता है। ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स वो चला जाए, कैंसिल हो जाएगा। लास्ट इज इलीगल एग्रीमेंट्स। इलीगल एग्रीमेंट्स जैसा एग्रीमेंट हो दारू बेचने का, किसी के मर्डर करने का, समथिंग, राइट। सो द फर्स्ट पार्ट वाज अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इलीगल। सर मर्डर करने का लाइसेंस होता है, मर्डर करने का थोड़ी ना पेन पेपर में लिख के दिया जाता है कि यार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना। वो देख रहे एग्जांपल बोले, मतलब एग्रीमेंट वर्बली भी हो सकता है ना। वर्बल भी तो एग्रीमेंट वर्बल होता है। हम लोग जनरली रिटन प्रीफर करते हैं टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स, लेकिन वर्बल एग्रीमेंट्स भी होते हैं। यस। नाउ कमिंग टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे वर्ड सुने हो कि नहीं सुने हो प्लस 3 में?
सर Yes, याद है sir. अच्छे से पूरी। चलो वेरी गुड, बोलो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि मतलब सर जो रिटर्न होना चाहिए बोला होता है, जो बोला जाता है या तो रिटर्न होता है, बोथ। और ओरल भी हो सकता है, ओरल एंड हाँ। रिटन दोनों हो सकता है। An express contract is one entered into by words which may be either spoken or written. ठीक है, both are valid, spoken भी हो सकता है, written भी हो सकता है। What is implied contract? It is a promise made by the other parties. Okay, और सर एक एग्जांपल दूं? हाँ बोलो। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का हम सर पहले जब रेलवे स्टेशन में जाते थे तो वहां पे एक वेट मशीन होता है। तो उसमें कॉइन, उसमें एक सिक्का डालने से फिर वो वेट दिखाता है। तो वैसे ही जब हम किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, नॉट नेसेसरी कि हम उसको बोल के या लिख के, बट वी कैन गिव एनीथिंग इन रिटर्न एंड वी कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। लाइक कंसिडरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। लाइक हम लोग जब कॉइन डाला तो वो हम लोगों ने उनको ऑफर किया, और जब वो हमारा वेट कर दिया तो दैट मींस वो एक्सेप्टेंस था। I can give one example. Suppose मैं एक आदमी को काम पे रखा हूं, he is working for me. तो it is an implied obligation on my part to pay him salary. है कि नहीं? जब वो बंदा मेरे पास काम कर रहा है, he is working for me, तो ऑटोमेटिकली मुझे उसको सैलरी पे करना है। It is an implied contract. What do you mean by constructive contract? Constructive contract. इसका और एक नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ यू रिमेंबर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, क्या होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स? सर इसका कुछ मेरे को जहां तक याद है कोई ठिकाना नहीं होता है। अगर ये फुलफिल करता है ऑल द क्लॉज एंड ऑब्लिगेशंस, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर नहीं करता है तो नहीं होता है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट और रॉन्ग। एक एग्जांपल देता हूं, अगर हमारे स्कूल में लाइक होता था कि अगर किसी का पेन चोरी हो जाता था तो डिसमिसल के टाइम पे वो अनाउंस किया जाता था कि ये जिसका पेन है वो आके ले लो। तो अगर वो किसी का पेन होता था जेन्युइनली तो वो ले लेता था, और अगर वो किसी का नहीं होता था तो दैट यूज्ड टू गो बैक, मतलब वहीं पे रह जाता था, एंड इट यूज्ड टू बी यूज्ड बाय समवन एल्स। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स भी समवट लाइक दैट। मैं अगर एक टर्म बोलूंगा तुमको तुरंत याद जाएगा, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। याद है? हाँ, फाइंडर ऑफ लॉस्ट और स्टोलन गुड्स। यस, यहाँ पे दोनों पार्टीज जो है उनका कोई इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अंडर लॉ बाय डिफॉल्ट वो लोग आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, जैसे तुमने एग्जांपल दिया पेंसिल का, किसी का पेंसिल गुम हो गया था, किसी ने खोजा, तो लास्ट में उसको इज गोज टू द ओनर। So this type of contracts are known as quasi contracts. Okay, now what do you mean by executed contract? जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हों। Yes, very good, Himani. It's already performed by both the parties. सारे terms and conditions fulfill किया गया है and payment clear किया गया है. Now what do you mean by executory contract? जो चल रहा हो अभी। Yes, going on. It is either performed wholly or partially by one or both the parties. एक जन कर लिया है, दूसरे जन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुड्स डिलीवर कर दिया है लेकिन अभी तक मुझे उसका पेमेंट नहीं मिला, तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। सो वी कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका सेकेंड पार्ट है सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था? 1930। 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या कंडीशंस होते हैं? बायर सेलर होना चाहिए, यानी एक सेल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, राइट? यस। और एक परचेस ट्रांजैक्शन। ओके, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? क्या क्या चीज वैलिड पॉइंट्स है? पहले तो एक पार्टी, मतलब बायर सेलर। हाँ ठीक है, पहला बायर सेलर, टू पार्टीज। ऑफर, एक ऑफरिंग होना चाहिए, मींस कुछ प्रोडक्ट या कुछ ट्रांसफर होगा ट्रांजैक्शन। मसूद सुनो,
जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिस्कस कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे मेरा पूछने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए स्पेसिफिक रूल्स क्या है, एसेंशियल्स क्या क्या है? बाय डिफॉल्ट वो रूल्स एप्लीकेबल है। पहला है 2 पार्टीज, सेकेंड इट शुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर दूसरा कुछ गुड्स इन्वॉल्व होने चाहिए। यस, देयर शुड बी गुड्स, उसके बाद ट्रांसफर होना चाहिए, एंड लास्ट इज प्राइस। प्राइस। बेसिकली वी हैव 5 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहला है अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरा 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, तीसरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फोर्थ होता है गुड्स, एंड लास्ट इज प्राइस। अब मुझे प्राइस के बारे में बताओ, इज इट नेसेसरी टू बी पेड इन कैश? No, sir. It can be No. instrument. Not at all. Credit also. Not at all. जनरली क्या होता है व्हेन वी डील अबाउट सेल ऑफ गुड्स, जब हम लोग गुड्स बेचते हैं, वी हैव रेड कि एंशिएंट टाइम्स में जब मनी वाज नॉट देयर, बार्टर एक्सचेंज वाज देयर, जहां पे वी यूज्ड टू एक्सचेंज गुड्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स, राइट? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो भी एप्लीकेबल है। आप गुड्स के बदले गुड्स भी ले सकते हो, पैसे भी ले सकते हो। इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी ऑन क्रेडिट, जहां पे आप टाइम पीरियड देते हो, विद इन दैट टाइम फ्रेम वो आदमी को पेमेंट करना रहता है। Is it clear? What is the difference between sale and hire purchase? सर सेल में प्रॉपर्टी हमेशा के लिए ट्रांसफर हो जाती है, पर हायर परचेज में कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। नहीं, who said? It's wrong. हिमानी फिर से सोचो, फिर से बोलो। What is the difference between sale and hire purchase? सर सेल सर इमीडिएटली सेल्स में डायरेक्टली कैश इन्वॉल्व होता है, हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट में होता है। करते हैं। नहीं, और हायर sale में हम परचेज एक साथ पूरा पे करते हैं। एक मिनट, सबको एक साथ नहीं बोलो, मैं नाम बोलूंगा वो जवाब देगा, ठीक है? बाकी सब म्यूट करो। आकाश, आंसर दिस। सर हायर परचेज में एक्चुअली गुड्स का ट्रांसफर इमीडिएटली नहीं होता है, वो लेट होता है, मतलब जब टोटल पेमेंट होने के बाद होता है। और सेल्स में नो हिमानी सर मैं आए सर हायर परचेज में हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, हमारे पास पहले ही इंस्टॉलमेंट में आ जाते हैं। जैसे कोई हाउस परचेज किया हमने ईएमआई पे, या एयर कंडीशनर परचेज किया, उसकी इंस्टॉलमेंट हमारी आखिरी तक चलती रहती है, पर गुड्स हमारे पास पहले ही पहुंच जाते हैं। ओके मसूद, Sir, can I? अच्छा राइट, बोलो। सर सेल्स में क्या होता है, आई गिव अ स्मॉल एग्जांपल। एग्जांपल होगा डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर वाला। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो एक टाइम को जो माल होता है, चाहे वो 1 रुपीज का हो या 100 का हो, लेकिन वो 1 एट ए टाइम लमसम में वो पेमेंट करता है या वो डिलीवर करता है। लेकिन हायर परचेज में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द इंस्टॉलमेंट्स दैट यू पे, आपको उस हिसाब से माल मिलता रहता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप पहले पेमेंट करो तो आपको माल मिलेगा। इट्स लाइक ऑन द बेसिस ऑफ योर पेमेंट यू गेट योर गुड्स डिलीवर्ड, चाहे पेमेंट किसी भी। एक मिनट, आई वुड लाइक टू कॉन्ट्रडिक्ट योर स्टेटमेंट। मैं तुमको एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो मुझे समझाना तुम्हारा स्टेटमेंट कैसे कनेक्टेड टू दिस, राइट? ओके सर। तुमने सुना है कि वी कैन परचेज 2 व्हीलर्स ऑन फाइनेंस सिस्टम? यस सर। तुमने बोला कि जब तक हम लोग पूरा पेमेंट नहीं करते, हम लोग के पास माल नहीं आता है, जैसे जैसे पेमेंट करते हैं हम लोग को माल देते हैं। हाँ। लेकिन जब हम लोग व्हीकल खरीदने जाते, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट नाजरीन, डोंट इंटरफियर। जब हम लोग 2 व्हीलर्स खरीदने जाते हैं, एज सुन एज वी मेक द डाउन पेमेंट वी गेट दी व्हीकल, यस और नो? यस सर। तो फिर हायर परचेज तुम बोल रहे हो पार्ट वाइज पेमेंट हो, पार्ट वाइज गुड्स डिलीवर करेगा। आई गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर, बट ये जो है ये ईएमआई सिस्टम है सर। ईएमआई सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। नहीं, यस, आप who wanted to say? Sir, sale is that at the time of the payment, the transfer of the ownership will be transferred to the buyer. At the time of another point, that is
hire purchase, at the end of the final payment, yes, after the final payment, the transfer of the goods will be transferred to the buyer. ownership of the goods. Yes, sir. Yes. हायर सर ये परचेज सही है. हायर परचेज का एक मेजर फीचर क्या है? When you make the down payment, you get back the goods, you take the goods, you use it, but the ownership is only transferred after the final installment is paid. When you purchase in hire purchase system, do you pay less or more? More, because Why? the interest is included for the last. What Till is the the last. total? What is the total price called as when you purchase in hire purchase method? MRP. है MRP. Installment. No. EMI. प्राइस का नाम क्या है? What the total price, total sum of money is called as? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़े हो तुम लोग फर्स्ट ईयर में. Lump sum money. टोटल अमाउंट हम लोग इंस्टॉलमेंट देते हैं प्लस डाउन पेमेंट देते हैं, उन सबको मिला के जो फिगर आता है उस फिगर को क्या बोलते हैं? यू गॉट माई क्वेश्चन? यस सर. हायर परचेज सिस्टम में हम लोग एक डाउन पेमेंट देते हैं और सपोज 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट देंगे. ये चारों को मिला के जो एक प्राइस आएगा उस प्राइस को क्या बोलते हैं? कोई लिखा है फ्यूचर वैल्यू, कोई लिखा है अमाउंट. इट्स रॉन्ग. इट इज नोन एज हायर परचेज प्राइस. And the difference between the cash price and hire purchase price is the total interest that has to be distributed over the period of the contract. यहाँ पे क्या होता है, जब हम हायर परचेज में खरीदते हैं ऑब्वियसली हमारा प्राइस हायर होता है देन द एक्चुअल प्राइस बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि देयर इज अ डिले इन पेमेंट. जहाँ पे जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं वी पे अ सर्टेन अमाउंट दैट इज कॉल्ड एज डाउन पेमेंट. फिर कुछ इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग पेमेंट करते हैं. द टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट्स plus your down payment is known as your HPP, hire purchase price, and the total interest will be the difference between HPP and your cash price. उन दोनों का डिफरेंस को बोला जाता है total interest which you pay. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. With this we come to the end of the first chapter of this block, that is legal framework of foreign trade. हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड विथ मोर डाउट्स जो होगा लेके आना, विल कंटिन्यू. ठीक है. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.